आमतौर पर भारत में मंदिर में शादियों की परंपरा रही है। कई बार परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ भी लोग शादी करते हैं। हिंदू समुदाय में बहुत से जोड़े आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं। मंदिर की ओर से शादी का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, लेकिन इसे कानून मान्यता देता है या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। अगर आप या आपका कोई जानकार आर्य समाज मंदिर से शादी करने का विचार कर रहे हैं तो अपना ये फैसला बदल दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जाएगी और न ही आर्य समाज मंदिर की ओर से जारी किए जाने वाले विवाह सर्टिफिकेट को किसी तरह की कानूनी मान्यता है। यानी आर्य समाज मंदिर में की गई शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्र को कानूनी मान्यता देने से कर दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि आर्य समाज का काम विवाह प्रमाण पत्र जारी करना नहीं है। विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का काम तो सक्षम प्राधिकरण ही करते हैं। कोर्ट के सामने असली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। बता दें कि कोर्ट की तरफ से ये फैसला एक मामले में सुनवाई करने के दौरान दिया गया है, जिसमें प्रेमी युगल की तरफ से कोर्ट में आर्य समाज मंदिर से मिला प्रमाण पत्र दाखिल किया गया था। ऐसे में कोर्ट ने युगल को फटकार लगाते हुए इस प्रमाण पत्र को कानूनी मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। गौरतलब है कि शादी के बाद कोर्ट में उस शादी का रजिस्टर्ड होना बेहद जरूरी होता है। अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कानून की नजर में पति पत्नी नहीं है और ऐसे में आप कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ने के हकदार नहीं होते हैं। कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में लोग अपनी शादी को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं और उन्हें आगे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से इसे लेकर सख्त हिदायत दी गई है। ऐसे में अगर आपकी शादी भी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप जल्द से जल्द अपनी शादी को कानूनी मान्यता दें और आर्य समाज मंदिर के प्रमाण पत्र को रजिस्टर्ड शादी न माने। देश में राज्यसभा की 57 सीटों में से 41 का फैसला हो गया है। अब सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव होना है। जिन राज्यों में निर्विरोध चुनाव हुआ है वहां 10 जून को वोटिंग नहीं होगी। सिर्फ 4 राज्यों में मतदान कराया जाएगा। तो किस किस राज्य में होगा मतदान और कहां कहां हुआ है निर्विरोध चुनाव, देखिए ये रिपोर्ट। देश के 15 राज्यों की 57 सीटों पर 10 जून को वोटिंग होनी थी, लेकिन अब वोटिंग की जरूरत सिर्फ 4 राज्यों की 16 सीटों पर पड़ेगी। 11 राज्यों की 41 सीटों पर चुनाव निर्विरोध हो जाएगा। आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। ऐसे में शाम को जैसे ही नामांकन वापसी का समय खत्म हुआ, चुनाव आयोग की ओर से परिणाम घोषित कर दिए गए। जिन राज्यों में वोटिंग होनी है उसमें महाराष्ट्र की 6, कर्नाटक और राजस्थान की 4 और 2 सीटें हरियाणा की हैं। इसके अलावा जहां चुनाव निर्विरोध हुआ है उसमें यूपी की 11 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 8 और सपा को 3 सीटें मिली हैं। तमिलनाडु की 6 सीटों में से डीएमके को 3, एआईडीएमके को 2 और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई है। बिहार की 5 सीटों में से बीजेपी और आरजेडी को 2-2 जबकि 1 सीट जेडीयू को मिली है। आंध्र प्रदेश की 4 सीटें वाईएसआरसीपी को, ओडिशा की 3 सीटों पर बीजेडी को जीत मिली है, जबकि मध्य प्रदेश में 2 सीटें बीजेपी और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली है। छत्तीसगढ़ की 2 सीटें कांग्रेस को, तेलंगाना की दोनों सीटें टीआरएस को और पंजाब की 2 सीटें आप को मिली है, जबकि झारखंड की 2 सीटों में बीजेपी और जेएमएम को 1-1 सीट मिली है। उत्तराखंड की 1 सीट बीजेपी के हिस्से में आई है। अब जहां चुनाव होना है वहां सबकी नजर है। हरियाणा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के कृष्णलाल पवार, कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के बीच मुकाबला है। कृष्णलाल पवार की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन अजय माकन और कार्तिकेय के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। राजस्थान की 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस की जीत तय है। मुकुल बासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला आसानी से जीत रहे हैं, तो बीजेपी के घनश्याम तिवारी की राह भी आसान है। लेकिन चौथी सीट के लिए कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और बीजेपी के समर्थन से मैदान में उतरे सुभाष चंद्रा के बीच मुकाबला काफी करीबी माना जा रहा है। बात कर्नाटक की करें तो यहां की 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है और 1 पर कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी ने यहां 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं और कांग्रेस ने 2। जेडीएस ने भी उम्मीदवार उतार कर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। बीजेपी की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जग्गेश की जीत तय है। तीसरे उम्मीदवार लहर सिंह फंसे हुए हैं, तो कांग्रेस के जयराम रमेश आसानी से जीतते दिख रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के महासचिव मंसूर अली खान को पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार बनाया है, वो मुश्किल में दिख रहे हैं। मंसूर अली खान राज्यसभा के पूर्व उपसभापति के रहमान खान के बेटे हैं। यहाँ पर जेडीएस की तरफ से कुपेंद्र रेड्डी मैदान में है। यहाँ दूसरी वरीयता के वोटों से ही चौथी सीट पर फैसला हो पाएगा। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हालात हैं। यहाँ की 6 सीटों में बीजेपी को 2, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को 1-1 सीट आसानी से मिल रही है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना ने 1 उम्मीदवार अतिरिक्त उतार दिए हैं और उनके बीच ही मुकाबला फंसा हुआ है।
बिहार में जातीय जनगणना को लेकर खूब राजनीति हुई, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में सबकी सहमति से जातीय जनगणना पर सहमति बनाई और बाद में कैबिनेट की उस पर मोहर लगवा दी गई। अब बिहार में राज्य सरकार के खर्चे पर जातीय जनगणना कराई जाएगी। इस जनगणना में कितना खर्चा होगा और कब तक की डेडलाइन है, देखिए रिपोर्ट। बिहार में नीतीश सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है। केंद्र सरकार ने इस बार भी जाति आधारित जनगणना के लिए तैयार नहीं हुई है, जिसके बाद बिहार में सूबे की सरकार ने ये तय किया कि केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं है तो फिर प्रदेश सरकार बिहार में इसे कराएगी। सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति के बाद नीतीश कैबिनेट से प्रदेश में जाति आधारित जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। ये राशि राज्य सरकार के आकस्मिकता निधि से ली जाएगी। अब जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार में कोई संशय नहीं है। राज्य स्तर पर सामान्य प्रशासन को इसका पूरा जिम्मा दिया गया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इसके लिए जिला स्तर पर जिला अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। इसके लिए ग्रामीण स्तर, पंचायत स्तर और उच्च स्तर पर कई विभागों के कर्मियों की सेवा ली जा सकती है और सरकार ने फरवरी 2030 तक जनगणना का काम पूरा कराने का लक्ष्य रखा है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि जाति आधारित जनगणना को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। करीब 9 महीने का समय इसमें लगेगा, ऐसी उम्मीद